यूकेपीएससी जेई के 13 और 22 के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, उनमें पेपर फर्स्ट को मैंने सब्जेक्ट वाइज सोल्व किया था, तो बाकी सारे हमने कर लिए थे, एक सोम बच रहा था, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे। 2013 में 22 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, 22 में 25 क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये ऐसे एमसीक्यूज हैं कि बहुत इजी लेवल के हैं। वैसे सोम अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल है, बट इसमें बहुत ही लिमिटेड कुछ टॉपिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप अगर 100 में ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये पीवाईक्यूज ज़रूर आप कर लें। मुझे ऐसे लग रहा है कि 50% क्वेश्चंस तो इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि कोई स्पेस स्ट्रक्चर है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए सेटिस्फाई होंगी। तो हमने जनरली जो क्वेश्चंस किए होते हैं वो होते हैं 2D में, जहाँ पे हम सिग्मा fx 0 करते हैं, सिग्मा fy 0 करते हैं और सिग्मा mz 0 करते हैं। बट अगर 3D में स्ट्रक्चर है, तो एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन में फोर्सेस का इक्विलिब्रियम होगा और तीनों ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट भी 0 होगा, तो 6 नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे टोटल, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, बल्क मॉड्यूलस के और पॉइजन्स रेशियो के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये चारों इक्वेशन आपको याद रखनी चाहिए, काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें, और अगर ये दो याद है आपको तो ये आप डिराइव भी कर सकते हो नीचे वाली, बट फिर भी आपकी प्रैक्टिस नहीं है अच्छी तो आप याद रख लो, इसको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा और गलती होने के भी चांसेस रहते हैं एग्जाम के प्रेशर में। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हमसे पूछी है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जैसे कि ये कोई बीम है, इस पे यहाँ पर कोई शियर फोर्स लग रहा है, तो इस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस आएगा। अब वो शियर स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, इस तरीके से पैराबोलिक वेरिएशन होता है उसका। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां पर मैक्सिमम होगा शियर स्ट्रेस और इन पॉइंट्स पे 0 होगा। इसी तरीके से अगर सर्कुलर सेक्शन है तो उसमें भी वेरिएशंस होंगे। तो मैक्सिमम और एवरेज का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है अलग अलग शेप के क्रॉस सेक्शंस के लिए, और ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रखनी चाहिए। सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है 4/3 क्यू एवरेज और रेक्टेंगुलर के लिए होगा 3/2 क्यू एवरेज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कि कैंटिलीवर बीम में नंबर ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट्स कितने होंगे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। जैसे कि ये कोई बीम है, इसका बीएमडी कुछ इस तरीके से है कि पहले है वो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव था, इस पॉइंट के बाद बेंडिंग मोमेंट है वो पॉजिटिव हो गया। तो जब साइन चेंज करेगा तो इस पॉइंट पर है वो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, इसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब कैंटिलीवर अगर कोई बीम है इस तरीके से है, इसमें चाहे यूडीएल लग रहा हो चाहे पॉइंट लोड लग रहा हो, कहीं पर भी बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज नहीं होगा, तो कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं आएगा इसमें, 0 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5th में दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है, लेंथ उसकी एल है, पॉइंट लोड डब्ल्यू लग रहा है, तो फ्री एंड पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ये फॉर्मूले तो आई होप आपको याद होंगे अब तक। पॉइंट लोड के लिए ये थीटा होता है, ये डेल्टा होता है, और लिए थीटा की वैल्यू ये होगी, डेल्टा ये होगा। हमसे पूछा पॉइंट लोड के लिए डिफ्लेक्शन, तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि लोड जो बीसी मेंबर है उसमें आएगा वो कितना होगा। तो बीसी मेंबर का लोड निकालने के लिए हम बी पॉइंट का वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं, क्योंकि वर्टिकल में एक ही अननोन होगा या बीसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरीके से तो डायरेक्शन होगी जो स्ट्रेसेज आ रहे हैं उसकी, बट यहाँ पर साइन का कुछ पूछा नहीं है, आपको जस्ट वैल्यू पूछी है। तो बीसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा एफ बीसी साइन थीटा, ये इक्वल हो जाएगा 2t के, क्योंकि इस पॉइंट पर दो ही वर्टिकल फोर्सेज होंगे ये। तो इससे आप बीसी निकालोगे तो 4t आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7th में दिया है कि स्टील की रोड है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, लेंथ है वो 1 मीटर है, पूल है वो 40,000 है, यंग्स मॉड्यूलस ये दिया है, तो एलोंगेशन क्या होगा।
तो डेल्टा इक्वल होता है PL/AE के। कुछ नहीं, जस्ट आपको वैल्यूज़ रख देनी है। कैलकुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप सोल्व करोगे तो 100 mm आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8th में दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन L है, उस पे यूडीएल लग रहा है पूरी लेंथ पे ही, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो यूडीएल के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है WL⁴ और स्लोप होता है WL³ तो यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th में दिया है कि एक मटेरियल है, उसके लिए पॉइजन्स रेशियो अगर 0.5 है, तो इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होगा? मतलब शियर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस का क्या रिलेशन होगा इलास्टिक मॉड्यूलस के साथ में? तो ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास। इसमें आप म्यू की वैल्यू रखोगे 0.5, ई आ जाएगा 2g इंटू 1 प्लस 0.5, तो 3g आ जाएगा ई की वैल्यू, तो 3 टाइम्स इट्स शियर मॉड्यूलस आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं एट ए डिस्टेंस L/3 फ्रॉम आइदर सपोर्ट, तो मिड स्पान पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो ये तो आप इजीली सोल्व करके निकाल सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड केस है इस टाइप की लोडिंग का। और इसके आप बीएमडी है, उसकी शेप आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसका इस तरीके से बीएमडी बनता है कि यहाँ पर ये है, फिर कांस्टेंट रहता है नेक्स्ट लोडिंग तक, और उसके बाद इस तरीके से चेंज होता है। यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आरए और आरबी इक्वल है, डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, और डब्ल्यू डब्ल्यू लोड लग रहे हैं दो, तो टोटल लोड 2W है, वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आरए और आरबी में। अब सी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो W इंटू L/2, ये वाली डिस्टेंस L/2 होगी, माइनस L/6 क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस L/3 है, इसका हाफ हमें चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें इस W के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, तो W इंटू L/6, इसको जब आप सोल्व करोगे 3WL माइनस WL/6, तो WL/3 आ जाएगा, और ये WL/3 यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि आयलर्स क्रिपलिंग लोड है, 2 मीटर लॉन्ग कोई कॉलम है, स्टील रोड है, एज ए कॉलम हम उसको यूज कर रहे हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों एंड्स पे हिंज्ड है, तो आयलर्स क्रिपलिंग लोड क्या होगा अगर उसकी रोड की लेंथ हम 1 मीटर कर दें? तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा आयलर्स जो क्रिपलिंग लोड निकालने का, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। बाकी सारे पैरामीटर सेम रखे हैं, ई और आई सेम होंगे, एल ही चेंज हो रहा है। अगर दोनों एंड्स हिंज हैं तो एल इफेक्टिव इक्वल होगा लेंथ के इक्वल ही। फर्स्ट में है 2 मीटर लॉन्ग कॉलम और सेकंड में है 1 मीटर, तो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 में है यहाँ पर। इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए पीई लिखेंगे तो ये आएगा। अब इस इक्वेशन से पाई स्क्वायर ई आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4, तो इस पाई स्क्वायर ई आई की जगह हम 4 लिख देंगे, नीचे 1 का स्क्वायर है, तो 4 किलो न्यूटन आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12th में दिया है कि एक वर्टिकल मेंबर जो है यहाँ पर ट्रस में, उस पर फोर्सेस क्या होंगे? तो ये ए बी है वर्टिकल मेंबर। अब इसमें अगर आप बी वाले पॉइंट के जॉइंट को देखते हो तब तो आपको नहीं पता चलेगा कि ए बी में लोड क्या होगा, बट अगर आप ए का इक्विलिब्रियम देखोगे तो ए पे सिर्फ एक ही ऐसा फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ए बी जो मेंबर है इसमें फोर्स है वो 0 होगा, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि यहाँ पर ये शियर फोर्स डायग्राम दिया गया है और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा बीम में। हमें पता है कि dm/dx इक्वल होता है शियर फोर्स के, तो हम लिख सकते हैं कि m है वो sf.dx का इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे दो अगर हम पॉइंट लें, जैसे कि ये पॉइंट है 1, ये दूसरा पॉइंट है 2, तो 1 और 2 के बीच में अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम है उसका एरिया अगर निकाल रही हूँ, वही इंटीग्रेशन होता है, तो m2 माइनस m1 इक्वल होगा ये जो 1 और 2 के बीच में जो एसएफडी है उसका जो एरिया आ रहा है वो। इस डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो शियर फोर्स की कुछ वैल्यू है, उसके बाद ये 0 है, तो यहाँ पर जितना बेंडिंग मोमेंट होगा उतना ही यहाँ तक सारे पॉइंट्स पे होगा। इस वाले पॉइंट से हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे शियर फोर्स डायग्राम का एरिया है वो बढ़ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ रहा है। इस वाले पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा,
तो मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट, हम लिखते हैं अगर m2 माइनस m1 इज इक्वल टू इसका एरिया, यह हो जाएगा W इंटू ए। रेक्टेंगल बन रहा है, इस वाले पॉइंट पे मोमेंट है वो 0 है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा W इंटू ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम रहेगा, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी लेंथ में ये सेम रहेगा और आगे फिर डिक्रीज होने लगेगा। आंसर ऑप्शन सी होगा। और आप इसको देख के अगर ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो आप लोडिंग का भी आइडिया लगा सकते हो, आप उससे भी कर सकते हो। इसकी लोडिंग होगी कुछ इस तरीके से होगी, W यहाँ पर है, W यहाँ पर है, ये A है, ये A है। सिमेट्री का स्ट्रक्चर तो ये W हो जाएगा, ये भी W हो जाएगा। तो यहाँ के लिए आप बेंडिंग मोमेंट आप लिखोगे तो ये आ जाएगा W इंटू ए, क्योंकि ये डिस्टेंस A है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का उसके बेस के अबाउट और उस एक्सिस के अबाउट जो कि बेस के पैरेलल है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। तो ये कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो ये BD³/12 होता है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी होती हैं। इसकी हेल्प से आप किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो जो एक्सिस इसके पैरेलल होगी। तो जैसे कि ये वाली एक्सिस है जो बेस से पास हो रही है, इसके ओ और डेस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो ये इक्वल होगा IG प्लस AY का स्क्वायर। y है ये इस एक्सिस और इसके बीच की डिस्टेंस है, ये दो पैरेलल एक्सिस है तो इनके बीच की डिस्टेंस है y। y की आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे D/2, क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रोइड है, तो ये BD³/12 प्लस BD³+/4 आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो BD³/3 आ जाएगा। यहाँ पर पूछा एट बेस एंड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, तो दिस डिवाइडेड बाई BD³/12, तो इनका रेशियो आ जाएगा 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि पॉइजन्स रेशियो है उसकी वैल्यू एक इलास्टिक मटेरियल के लिए मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो म्यू की वैल्यू वेरी करती है 0 से 0.5 तक। 0 होती है कॉर्क के लिए और 0.5 होती है रबड़ के लिए मैक्सिमम। कंक्रीट के लिए 0.1 टू 0.2 होती है, और ये तो आपको पता होगा कि पॉइजन्स रेशियो है, ये रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि कोई मटेरियल है उसकी सारी लोकेशंस पे आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये कौन सा मटेरियल होगा। तो ये होमोजीनियस होता है, जैसे कि ये कोई मटेरियल है, इसमें एक मैंने यहाँ पॉइंट लिया, एक यहाँ पॉइंट लिया, सारे पॉइंट्स पे कंपोजिशन सेम है, जो डेंसिटी है वो सेम है। इस टाइप का अगर कोई मटेरियल है तो हम उसको होमोजीनियस मटेरियल बोलेंगे। सारी लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। दूसरा होता है आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक में क्या होता है, हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज लेते हैं, जैसे कि परमेबिलिटी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में परमेबिलिटी है वो सेम है, तो हम बोलेंगे कि आइसोट्रोपिक मटेरियल है। तो यहाँ पर लोकेशंस के पूछा है, लोकेशंस पे सेम है तो होमोजेनियस होगा, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक सॉलिड शाफ्ट है जो कि टॉर्जन से सब्जेक्टेड है, तो शियर स्ट्रेस सेंटर पे क्या होगा। तो T/J इज इक्वल टू होता है τ/r, तो सेंटर पे r की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से सर्कुलर सेक्शन है, r होती है यहाँ से डिस्टेंस। सरफेस पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, सेंटर पे r की वैल्यू 0 है तो टो भी 0 होगा, तो यहाँ पर ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि कोई सेक्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम में, उसमें शियर फोर्स अगर 0 है तो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर क्या होगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अगर हम कंसीडर करें डिफरेंट लोडिंग, जैसे यहाँ पर हमने यूडीएल लिया है, तो इस केस में बीएमडी ऐसा होगा और शियर फोर्स है वो ऐसा होगा। अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से, एसएफडी है वो ऐसा बनेगा। तो जिन भी पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वहाँ पर शियर फोर्स 0 है। हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि शियर फोर्स जिस सेक्शन पे 0 आ रहा है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा। अब शियर फोर्स तो सपोर्ट्स पे भी 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि कोई सेक्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो ये अंदर के किसी सेक्शन की बात हो रही है, सपोर्ट्स की बात नहीं हो रही है। और वैसे भी
एसएफ इक्वल होता है डीएम बाई डीएक्स के। एम है वो जहाँ पर भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहाँ पर शियर फोर्स 0 होगा। और ये डिफरेंट लोडिंग के लिए जो बीएमडी बन रहे हैं, इनसे हमें पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि सिंपल बेंडिंग इक्वेशन क्या होगी? बहुत सिंपल सी इक्वेशन है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, तो आपको याद होगी आई होप। अगर आपको एग्ज़ाम में कभी प्रेशर में रिकॉल करने में कुछ प्रॉब्लम आए या कुछ दिक्कत आती है, तो आप इसके डायमेंशंस मैच करके भी इसको निकाल सकते हो। देखिए जैसे कि एम होगा न्यूटन मीटर अपॉन मीटर रेज़ टू पावर 4, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ रहा है। एफ में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ये भी न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ई होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे भी मीटर है, तो ये भी न्यूटन पर मीटर क्यूब आ रहा है। तो थोड़ा बहुत कुछ माइनर अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इससे भी लिख सकते हो इक्वेशन फिर। 80 आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि एक कॉलम है जिसकी लेंथ एल है, एक एंड उसका फिक्स्ड है, दूसरा फ्री है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। 2L होती है ऐसे में इफेक्टिव लेंथ, ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन उसका एल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू उस पे लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो इस तरीके से यूडीएल लग रहा है तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो लोडिंग हाफ हाफ हो जाएगी, रिएक्शंस लोडिंग की हाफ हाफ हो जाएंगी, डब्ल्यू एल बाई टू। तो यहाँ पर आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे सेंटर पे, तो ये डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, ये यूडीएल के कारण जो टोटल लोड लग रहा है वो, मल्टीप्लाई बाई इसके सेंट्रोइड से सेक्शन की डिस्टेंस L/4, और इसको सोल्व करोगे तो WL²/8 आ जाएगा, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो क्या है? तो ये पॉइजन्स रेशियो होता है, सी होगा आंसर। यंग्स मॉड्यूलस रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक शाफ्ट है जिसका डाया 80 mm है, उसकी जो स्पीड है 150 आरपीएम है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतना डेवलप हो रहा है, तो पावर कितनी ट्रांसफर कर रही है वो? तो पावर का बेसिकली फॉर्मूला होता है 2 पाई एन टी अपॉन 60, और ये फॉर्मूले में ऐसे एज सच को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। टी अगर टॉर्क लग रहा है, थीटा रोटेशन हो रहा है, तो टी इंटू थीटा है, ये वर्क डन होगा। सेम वैसे ही जैसे कि एफ फोर्स लग रहा है, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ इंटू डेल्टा होता है, वो वर्क डन होता है। वर्क डन पर यूनिट टाइम है वो पावर होगा। तो अगर ये 60 सेकेंड्स में एन रिवॉल्यूशन कर रही है, तो यूनिट टाइम में कितने रिवॉल्यूशन कर रही है? क्योंकि ये वर्क डन को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर आ जाता है, और वही हमसे पूछा है। तो यूनिट टाइम में जितना थीटा आ रहा है, यूनिट टाइम में जितना रोटेशन हो रहा है, उसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर मिल जाएगा। 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है एन, एक सेकेंड में कितना कर रहा है n/60, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल का रोटेशन होता है 2 पाई, तो n/60 तो रिवॉल्यूशन हो गए, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई से, तो इतना रेडियन से, इतना रेडियन एंगल से वो रोटेट हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टी से, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। अब टी हमें यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम टी निकाल लेंगे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है सरफेस पे, तो आर की वैल्यू d/2 हो जाएगी, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2/d/2 इंटू π/32 d⁻⁴। जे जो होता है इसकी वैल्यू π/32 इंटू d⁻⁴ होती है सर्कुलर सेक्शन के लिए। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा न्यूटन mm में, तो इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये न्यूटन मीटर में आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। यहाँ पर किलोवाट में दिया आंसर्स, तो यहाँ पर भी हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, बाकी फॉर्मूला तो इजी है, आप सोल्व करोगे इसको तो ये ऑप्शन डी है, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि नीचे जो दिया है ये मोर सर्कल का डायग्राम है, तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होंगे? तो मोर सर्कल अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा एक टॉपिक है।
अगर आपका ये टॉपिक वीक है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक को मैं कवर करूँ। अच्छा कंसेप्चुअल टॉपिक है, कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और जो फ़ॉर्मूला आप याद रखते हो अभी तक, जो भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के फ़ॉर्मूले हैं, वो भी आपको नहीं याद रखने पड़ेंगे अब, अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया जाएगा तो। तो ये मोर सर्किल है, उसमें ये तो सेंटर है O, तो ये जो है ये तो होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो पॉइंट्स हैं, वो स्ट्रेसेस वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्ट्रेसेस हैं वो सिर्फ़ नॉर्मल स्ट्रेसेस ही हैं, शियर स्ट्रेसेस 0 है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये कोई पॉइंट लेती हूँ C, तो इसमें ये जो है, ये वाली रीडिंग एक्स एक्सिस है, ये तो दे रहा है नॉर्मल स्ट्रेस और ये दे रही है शियर स्ट्रेस। पॉइंट A है, तो ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो इसका कोई वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट नहीं आएगा। इसका वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस पर शियर स्ट्रेस 0 है। तो यहाँ पर A होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि यहाँ पर जो मटेरियल्स दिए हैं, इनमें से ज़्यादा इलास्टिक कौन-सा है? तो जिस भी मटेरियल की E की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा इलास्टिक होगा और यहाँ पर जो दिए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा E की वैल्यू होती है स्टील के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कि रबड़ है, वो ज़्यादा इलास्टिक है, तो यहाँ पर आप इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी में कन्फ्यूज़ हो रहे हो और बेसिकली जो एलोंगेशन है, वो इलास्टिसिटी नहीं है। कम एलोंगेशन होगा, उतना ही ज़्यादा इलास्टिक है मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें दिया है ये यहाँ पर एक बार है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, E दिया गया है और इसमें ये एक्सियल फोर्सेस लग रहे हैं काफ़ी सारे। हमसे पूछा है कि BC वाला जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन यहाँ पर है, इस पर जो एलोंगेशन होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँगे, एक साइड में इस साइड के सारे फोर्सेस लेंगे, एक में इस साइड के लेंगे, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो 50 ये लग रहा है, 80 ये लग रहा है, तो 30 कंप्रेसिव फोर्स आएगा। सेम इतना ही इधर की साइड में आएगा, 10 ये लग रहा है और 20 ये लग रहा है, तो टोटल 30 है वो इधर से आ गया कंप्रेसिव फोर्स और ये इक्वल होगा दोनों साइड में, कोई भी आप सेक्शन लोगे उसमें। तो अब डेल्टा आपको निकालना है, PL/AE, P 30 किलो न्यूटन है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। L है, वो यहाँ पर दिया है 1000 mm, तो इसकी वैल्यू रख दी, A की वैल्यू रख दी और E की वैल्यू रख दी। तो ये 0.3 mm आ रहा है, तो B हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि एक शाफ्ट है वो सब्जेक्टेड है टॉर्जन से, तो शियर स्ट्रेस सेंटर पे जो इंड्यूस हो रहा है वो क्या होगा? पहले कर चुके हैं मैं सेम क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 13 में भी पूछा गया था, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर कंसंट्रेटेड लोड लग रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? तो सबसे सिंपलेस्ट केस अगर लें कैंटिलीवर बीम का, कंसंट्रेटेड लोड का, तो ये इस तरीके से ट्रायंगुलर BMD बनेगा और कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है तो वेरिएशन है वो लीनियर ही होंगे और अगर एक से ज़्यादा इसमें लोड लग रहे हैं तो इसकी शेप थोड़ी-सी चेंज हो सकती है। बट ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी और इंक्लाइंड रहेगी, तो सी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि आइलर्स लोड है वो π² EI/4L² एप्लीकेबल होगा किसी लॉन्ग कॉलम के लिए, तो एंड कंडीशंस क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये होता है, यहाँ पर इसने LE को इक्वेट किया है 2L से, तो LE इज इक्वल टू 2L तब होता है जब एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा फ्री हो, तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि एक बीम है जो मोर देन 2 सपोर्ट्स पे सपोर्टेड है, तो ये कौन सी टाइप की बीम होगी? तो कंटिन्यूअस बीम होगी, ये होती है कैंटिलीवर जिसका एक एंड फिक्स्ड है दूसरा फ्री है। अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो हम इसको बोलेंगे फिक्स्ड बीम। अगर एक एंड इस तरीके से है और दूसरा एंड है वो हिंज्ड है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड। और अगर इस तरीके से दो सपोर्ट्स के बीच में कोई तीसरा सपोर्ट आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस बीम होगी, तो डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि चेंज इन द लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, तो पता ही होगा आपको कि एक्सियल स्ट्रेन होता है, ए होगा। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 32 में दी है कि प्रिंसिपल प्लेन्स हैं वो किससे सब्जेक्टेड होते हैं? प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, इनमें ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं, शियर स्ट्रेसेस हैं वो 0 होंगे, तो ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए जिसकी हाइट h है और बेस b है, अबाउट इट्स बेस क्या होगा? तो जो सेंट्रोइड से एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट IG की वैल्यू होती है bh³/36। हमसे पूछा इस एक्सिस के अबाउट ओ डैश से मैं इसको डिनोट कर देती हूँ। तो कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास हो रही है उसके पैरेलल है, उसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये फॉर्मूला होता है इसका। IG है वो ओ डैश के पैरेलल वो एक्सिस जो कि IG से पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। Y इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है, A है ये इस सेक्शन का एरिया है। तो जस्ट आपको वैल्यू रखनी है bh³/36 होता है, ये याद रखनी होंगी आपको वैल्यूज। bh/2 इंटू h/3 का स्क्वायर, तो bh³ अंदर आ जाएगा 1/36 प्लस 1/18, तो सोल्व करोगे तो bh³/12 आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि यहाँ पर ये जो फिगर दिया है इसमें T1 T2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? एक तो आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये है 4 मीटर। तो थीटा 1 और थीटा 2 में कंपेयर करें तो थीटा 1 की वैल्यू बड़ी होगी। ये आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ कुछ और एग्जांपल लेके, जैसे कि ये 4 मीटर डिस्टेंस है। अभी ये मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा के अगर 6 मीटर कर दूँ यहाँ पे, तो थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। 4 से अगर मैं कम कर देती हूँ तो थीटा यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी उसकी थीटा की वैल्यू कम होगी। तो ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो 4 मीटर वाला थीटा है वो छोटा होगा, 3 मीटर वाला ये थीटा 1 है ये बड़ा होगा। अब ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा। ये T1 यहाँ पर है, इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाला इक्विलिब्रियम देखूँ तो T1 cos थीटा 1 विल बी इक्वल टू T2 cos थीटा 2, क्योंकि ये तो वर्टिकल है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट होगा नहीं, इन दोनों के आएंगे। अब थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 से छोटा होगा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं हम, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब इन दोनों को अगर इक्वल होना है तो जिसका cos थीटा वाली वैल्यू छोटी है उसके T1 वाली वैल्यू बड़ी होगी, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन T2 cos थीटा 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि T1 विल बी ग्रेटर देन T2, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि सी कोई पॉइंट है, सपोर्ट है, उस पर रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है आपको इसको 2 पार्ट्स में कट करना पड़ेगा। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम होगा अलग-अलग। एक ये हो जाएगी टॉप बीम और नीचे वाली हो जाएगी बॉटम बीम। टॉप बीम कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पर 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो हम आर भी निकाल सकते हैं। आर ए प्लस आर बी की वैल्यू 80 है, और ए के अबाउट अगर मैं मोमेंट 0 करती हूँ तो यहाँ से मुझे आर बी की वैल्यू 60 मिल रही है, आर ए 20 हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ऊपर वाली बीम के लिए तो इस तरीके से अपवर्ड फोर्स है और नीचे वाली बीम के लिए डाउनवर्ड फोर्स होगा इस तरीके से। ये जो बी पर रिएक्शन लग रहा है आर बी, ये बी को तो उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है और इस वाले पॉइंट को नीचे दबा रहा है। ये एक्शन और रिएक्शन जो होता है उसका मैकेनिज्म है। मान लो कि आप कहीं ऊपर खड़े हुए हो और आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको ऊपर धक्का दे रहे हो अपने हाथों से, तो उसी के साथ आप पैरों से नीचे दबा भी रहे हो नीचे जो है उसको। तो ये सेम इसके साथ हो रहा है, ये नीचे वाली जो बीम है इस पर इस तरीके से लोड है, इसको दबा रहा है नीचे की तरफ। तो नीचे वाली जो बीम है उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ 60 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, ये सी है और ये डी है। तो आर सी प्लस आर डी की वैल्यू 60 होगी, और डी के अबाउट अगर मोमेंट 0 करते हैं इसके अबाउट, यहाँ से हमें आर सी की वैल्यू मिल जाएगी 67.5 किलो न्यूटन, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दिए है कि कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, यहाँ पर जो बीम दिया है इसमें, उस पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर अगर एम ये लग रहा है तो मुझे ए के अबाउट अगर मोमेंट निकालना है, मुझे ए पर अगर रिएक्शन निकालना है तो मैं बी के अबाउट मोमेंट को 0 करूंगी। तो आर ए इंटू एल इक्वल हो जाएगा एम के, और आर ए आ जाएगा एम अपॉन एल के इक्वल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक शियर फोर्स की वैल्यू है वो सेम रहेगी, क्योंकि कोई भी शियर फोर्स पूरी लेंथ में कहीं भी नहीं लग रहा है। बी पे जाके फिर शियर फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, तो थ्रू आउट एम बाई एल होगी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कुछ होगा इसमें तो उस पर भी एम बाई एल होगी, तो सी हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कौन-सा पॉइंट है? तो वो पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की अपना साइन चेंज करता है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसका आरजी क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन सेंट्रोइडल से जो एक्सिस पास हो रही है विड्थ के पैरेलल उसके अबाउट। तो ये विड्थ है, इसके अबाउट ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे जो एक्सिस पास हो रही है उसके लिए आरजी पूछा है। तो ये अगर डी है तो आईजी हो जाएगा बी डी क्यूब अपॉन 12 डिवाइडेड बाई बी डी, इसका स्क्वायर रूट। तो डी बाई 2√3 आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि थ्योरेटिकल क्रिटिकल बकलिंग लोड है एक कॉलम का जिसके एंड्स फिक्स्ड है, दूसरा कोई कॉलम है सेम डायमेंशन है सेम मटेरियल है बट उसके एंड है वो पिंड है, तो इनका रेशियो क्या होगा? तो पीई होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर। तो PE1 अपॉन PE2 इक्वल हो जाएगा LE2 अपॉन LE1 का स्क्वायर। अब लेंथ अगर L है, दोनों एंड फिक्स्ड है, तो LE1 हो जाएगा L/2 और दूसरे में दोनों एंड पिंड है तो LE की वैल्यू हो जाएगी L। तो ये L यहाँ पे हो गया, इसका स्क्वायर भी आएगा, तो ये 4 आ जाएगा दोनों का रेशियो, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिए है कि कोई बॉडी है उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर 0 है तो पॉइजनस रेशियो क्या होगा? तो जैसे कि ये कोई क्यूबिकल या क्यूबॉइड कोई बॉडी है, इसमें इधर सिग्मा एक्स लग रहा है, इधर सिग्मा वाई लग रहा है, थर्ड एक्सिस के अबाउट सिग्मा जेड लग रहा है। इसके कारण इसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की इक्वेशन आती है वो ये आती है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर 0 है तो इट मीन्स 1 माइनस 2 म्यू, इसकी वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब म्यू की वैल्यू है वो 0.5 हो। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर ये एक लोड लग रहा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, हमने इससे पूछा ए पर रिएक्शन। तो इस तरीके की लोडिंग है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 30 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है और एक मोमेंट लग रहा है। मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? 30 इंटू 0.6। अब अगर मैं ए के अबाउट मोमेंट 0 करती हूँ तो आर बी इंटू 5 आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर है, इंटू 30 इंटू 0.6 ये जो मोमेंट आ रहा है यहाँ पर वो, प्लस ये 30 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड आ रहा है वो 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो आर बी आ जाएगा 78.5 और 30 माइनस 78.5 आप करोगे तो 72/5 आ जाएगा, आर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट। तो सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास होती है BS³ 36 होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर हमें पता है कि सारी साइड्स हैं वो ए हैं, तो ये ट्राइंगल कंसीडर करके मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाऊं तो ये होगा A/2, ये है ए, तो ये एच में निकाल सकती हूँ। एच आ जाएगा A² माइनस A²/4 का रूट, √3/2 ए आ जाएगी एच की वैल्यू। अब आपको इस फॉर्मूले में एच की वैल्यू रख देनी है, तो ये इस का ये फॉर्मूला आ जाएगा √3 a⁴ अपॉन 12 इंटू 8, तो ये 96 आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि ये जो डायग्राम यहाँ पर दिया है इसमें फिक्स्ड एंड ए के अबाउट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड होता है जो लोडिंग डायग्राम है उसका एरिया, लोडिंग डायग्राम है ट्राइंगुलर, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू WL। तो ये तो होगी टोटल लोडिंग। अब इसका जो सेंट्रोइड होगा, इसका सेंटर होगा, उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ट्राइंगल है तो इसका यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे सेंटर होगा, तो L/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो WL³ 6 आ जाएगा, सॉरी WL² 6 आ जाएगा, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है हमें गिवन डायग्राम में पॉइंट बी पर। तो यूडीएल अकेला होता तो ये होता है WL⁴/8EI, इसके साथ में एक पॉइंट लोड भी लग रहा है तो WL³ 3EI और ऐड करेंगे।
एल की वैल्यू 1 है, बाकी सारी वैल्यू आपको रख देनी है। ईआई को तो एज़ इट इज़ रखना है, डब्ल्यू की वैल्यू रख देनी है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 95/24 ईआई आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 में दिए है कि एक कॉलम है जिसकी इफेक्टिव लेंथ 4 मीटर है, 20 सेमी उसका डाया है, तो स्लेंडरनेस रेशियो है वो क्या होगा कॉलम का? स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा होता है एल अपॉन आर का रेशियो, या आर मिनिमम से भी हम इसको डिनोट करते हैं। अगर डिफरेंट सेक्शंस अगर सेक्शन है वो सिमेट्रिक नहीं है, अलग-अलग एक्सिस के लिए आई की वैल्यू अलग-अलग आ रही है, तो हम मिनिमम वाला आई की वैल्यू लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आरजी आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पर तो सर्कुलर सेक्शन है, तो इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू है वो सेम है। तो आई की वैल्यू होगी 5 पाई डी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 64 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो आरजी आएगा डी बाई 4, डी की वैल्यू 20 दी है तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आरजी। एल इफेक्टिव दिया है 4 मीटर, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो 80 आना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर। आंसर की में बी दिया है बट ये गलत लग रहा है मुझे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है, 6 मीटर उसकी लेंथ है, लोड 25 किलो न्यूटन लग रहा है फ्री एंड पे। इस तरीके से ई की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू दी है, मैक्सिमम स्लोप पूछा है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, बाकी तो आपको जस्ट वैल्यू रखनी है। थीटा की वैल्यू पॉइंट लोड के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई होती है। मैक्सिमम थीटा इस वाले पॉइंट पर होगा जहाँ पर लोड लग रहा है, जो एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे, डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 10⁻³ एल है वो 6 मीटर है, बाकी डायमेंशंस एमएम में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इस तरीके से हैं, तो हम मीटर वाले को भी एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि 6 इंटू 6 दो बार कर रहे हैं हम, तो 10⁻6 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू 4.5 इंटू 10⁸ इसको जब आप सोल्व करोगे तो ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डाया डी है, उसका पोलर मॉड्यूलस क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई डी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 64, आई पी जिसको हम जैसे भी डिनोट करते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है पाई बाय 32 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। और जैसे कि बेंडिंग में सेक्शन मॉड्यूलस होता है जेड, उसी तरीके से यहाँ पे पोलर मॉड्यूलस होता है जेड पी। तो उसमें एम अपॉन आई इंटू एफ अपॉन वाई, तो आई अपॉन वाई का रेशियो होता था सेक्शन मॉड्यूलस, उसी तरीके से यहाँ पे जे अपॉन आर जो होता है उसका रेशियो होता है पोलर मॉड्यूलस। आर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी डी बाई 2 पाई बाई 32 इंटू डी रेज़ टू पावर 4, तो पाई डी क्यूब अपॉन 16 आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये यहाँ पर सॉम कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इसकी पीडीएफ है, नीचे पिन करके मैंने कमेंट डाला हुआ है, उसमें लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।